नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव झा और आप देख रहे हैं सन एक्सप्रेस। और सन एक्सप्रेस के कैमरे में फ़िलहाल एक्सक्लूसिवली मौजूद हैं बीपी बजगई जी। जो दर्शक इन्हें नहीं जानते हैं उन दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता दें कि बीपी बजगई जी पहले जो है गोजमो विमल गुरुंग के प्रवक्ता रह चुके हैं, केंद्रीय प्रवक्ता। और दार्जिलिंग ज़िले में फ़िलहाल जो सांसद हैं उन्हें जीत दिलाने में इनकी महती भूमिका रही है। किसी कारणवश ये कुछ महीने पहले जो है गोजमो केंद्रीय प्रवक्ता जो कि विमल फैक्शन के हैं उस पद से जो है इन्होंने इस्तीफ़ा दिया था। इसकी भी जानकारी हमने आप सभी दर्शकों को दी थी। लेकिन कल जो है बीपी बजगई ने भाजपा का दामन थाम लिया। एक तरफ जहां इनके इस्तीफ़ा देने को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि ये किसी तरह की राजनीति में नहीं आएंगे। इन्होंने खुद भी कहा था कि हम राजनीति में अब नहीं आएंगे, जहां तक संभव होगा मैं अपने स्तर पर जो है अपनी माटी के लिए, अपनी जाति के लिए हम काम करेंगे। आखिर कौन सी ऐसे वजह है जो इन्हें राजनीति में आने के लिए प्रेरित की? एक तरफ जहां गोजमो अध्यक्ष विमल गुरुंग इन दिनों पहाड़ में हैं, उनके काफ़ी करीबी माने जाने वाले बीपी बजगई उनकी मौजूदगी में, पहाड़ पर उनकी मौजूदगी में, यानी विमल गुरुंग की मौजूदगी में भाजपा का दामन थामा है। क्या कारण है हम जानेंगे इनसे। सबसे पहले आपका सन एक्सप्रेस में बहुत स्वागत है बीपी बजगई जी। धन्यवाद। जैसा कि मैंने कहा, आपने कुछ महीने पहले ही एक पत्रकार सम्मेलन के माध्यम से आपने कहा था कि हम अपनी जाति और मिट्टी के लिए काम करना चाहते हैं, न किसी राजनीतिक दल में शामिल होकर। आखिर कौन सी ऐसी वजह रही कि आपको भाजपा में आने के लिए मजबूर की? सबसे पहले तो प्रश्न के लिए आपको मैं धन्यवाद दूंगा और इस अंतर्वार्ता के लिए पूरी टीम को, आपके सन एक्सप्रेस की पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं। जैसे आप अभी बोल रहे थे कि मैं पूरा गोरखा जो कौम है भारत की, उस कौम के लिए सोचने वाला इंसान हूँ। और पूरा जो भारतीय गोरखा कौम है, इसका जो केंद्र बिंदु है, ये केंद्र बिंदु दार्जिलिंग है। इसीलिए दार्जिलिंग में कुछ भी होता है उसका इम्पैक्ट पूरा भारतीय गोरखाओं पर होती है। तो जैसा मैंने कहा था कि मैं एक कैटलिस्ट के हिसाब से काम करूंगा, मैं कर भी रहा था। आप देख रहे थे, मैंने अपना वचन निभा रहा था। लेकिन जब पूरा लाखों लोगों का एक आस्था के रूप में जो खड़े थे विमल गुरुंग जी, जब वो कलकत्ता आ गए और टीएमसी के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया, तब मुझे लगा कि अब पहाड़ में एक झूठ की राजनीति खड़ी हो जाएगी और इससे उबर पाना गोरखाओं के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो अब इसको चुनौती देने के लिए मैं राजनीति से बाहर रहकर चुनौती नहीं दे सकता था, क्योंकि झूठ की सबसे पहले तो दार्जिलिंग पहाड़ से जब तक झूठ की राजनीति खत्म नहीं होगी तब तक पूरा भारत में गोरखाओं का जो अस्मिता का लड़ाई है वो कभी अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर सकता है, क्योंकि ये केंद्र बिंदु रहा है। तो अब इस झूठ को उखाड़ने के लिए उनके साथ तो सत्ता है, सत्ता के साथ हाथ मिला चुके हैं, प्रशासन है, सब कुछ है। तो उसमें कुछ ऐसे साहसी लोग चाहिए जो इस झूठ की राजनीति को उखाड़ सकता है। तो वो अकेला एक इंसान कैटलिस्ट बनकर नहीं कर सकता है, उसको एक अच्छा और बड़ा संगठित पार्टी की ज़रूरत होती है उस वक्त। तो उस चीज़ की मुझे महसूस हुई। तो तब मैंने इस चीज़ पर गौर किया कि आज तक भारतीय जनता पार्टी ने गोरखाओं के ऊपर गोली तो नहीं चलाया है। और दूसरी बात यह है कि सबसे पहली बार केंद्र में सरकार में रहने वाले कोई राष्ट्रीय दल गोरखाओं के राजनीतिक मुद्दे पर अपने संकल्प पत्र, अपने घोषणा पत्र में किसी पार्टी ने लिखा है तो वो भाजपा ने ही लिखा है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद अपने मुंह से 11 कौम की, मतलब गोरखा के 11 जात गोष्ठी की बात की है। फिर उनके ही सिफारिश पर और माननीय अमित शाह जी की सिफारिश पर ये पीपीएस की बात, मतलब तराई डूअर्स और पहाड़ की गोरखाओं का परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन की बात आई है। तो उस चीज़ को उन्होंने अपने मुद्दे पर अभी भी रखा है बरकरार। तो वहाँ पर संभावना की बहुत कुछ दिखाई देती है, संभावना है वहाँ पर। आप वहाँ पर कुछ चारा डालेंगे, मतलब बीज डालेंगे तो उगेगा, इस संभावना है। लेकिन टीएमसी पर तो कोई संभावना नहीं है। अब पहाड़ में देखिए, आज हमारी विरोधी ताकत जो है वो तो टीएमसी के साथ हाथ मिला के आए हैं। तो संभावना
होना और संभावना नहीं रहना, किसको हम सपोर्ट करेंगे? जिसके पास संभावना है, राजनीतिक संभावना है, गोरखा की हित की संभावना है, और वो संभावना तो भाजपा के साथ है। और उस चीज़ को टक्कर देने के लिए देखिए एक संगठित शक्ति चाहिए थी, वो संगठित शक्ति मुझे भाजपा दिखाई दी। तो समय की आवश्यकता को महसूस करते हुए मैंने भाजपा में अपना कदम रखा है। बीपी बजगे जी, आपने कहा कि टीएमसी में संभावनाएं नहीं हैं, कैसे नहीं हैं? कैसे, आप ये मुझे बताइए, मैं आपको प्रति प्रश्न करता हूँ, संभावना कैसे? जिसने एक गोरखालैंड के मूवमेंट के वक्त 13 शहीद को पैदा किया, जिसने स्पष्ट रूप में अपने लाइन में कहा कि गोरखालैंड मेरे ऊपर से गुजर के जाना चाहिए, क्योंकि गोरखालैंड होगा नहीं, बंगो बंगो होवे ना, एक मुख्यमंत्री ने कहा। और टीएमसी ठीक है, वो एक राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन उसकी दखल सिर्फ बंगाल में है, भारत के और प्रांत में नहीं है। देखिए, तो जिसका अंत बंगाल में कलकत्ता में जाके ख़त्म होता है, वही सबसे सर्वे सर्वा सुप्रीमो है, और वही सुप्रीमो कहता है कि बंगो बंगो होवे ना, हम उसको विश्वास नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको ये भी, आप अभी मुझे पूछेंगे, फिलहाल मैं बिना पूछे बता देता हूँ, वो तो बीजेपी में भी कुछ ऐसे नेता है जो कहते हैं बंगाल के नेता कि बंगो बंगो होवे ना, लेकिन वो आखिरी नेता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरा भारत में फैला हुआ विश्व का सबसे बड़ा एक राजनीतिक पार्टी है। तो उनका तो सुप्रीमो दिल्ली में बैठे हैं, जो सुप्रीमो वो तो हमें अपना न्याय दिलाने के पक्ष में है। ममता दीदी के यहाँ तो सुप्रीमो वही है, बंगाल में अंत हो रहा है। लेकिन भाजपा में जो जिसने हमें अपना प्रतिबद्धता जाहिर की, वो तो केंद्र है, और राज्य से तो केंद्र बड़ा होता है। तो इसीलिए संभावना कहाँ रहेगी? संभावना तो बीजेपी में ही रहेगी ना। आपने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो फिलहाल है, उन्होंने कहा कि भंग हम नहीं होने देंगे। कुछ भाजपा नेताओं की ओर भी आपने इशारा किया। भाजपा के मैनिफेस्टो में कहाँ ऐसा लिखा है कि हम गोरखालैंड देंगे ही? आप गोरखालैंड ही वर्ड क्यों चाहिए? नोमेनक्लेचर कुछ भी हो, नाम तो यही प्रचलित है, प्रचलित। देखिए, डिमांड तो यही है कि हमें गोरखालैंड चाहिए। आए दिन स्लोगन में ही यही आती है, गोरखालैंड, वी वांट गोरखालैंड। व्हाट इज गोरखालैंड? गोरखालैंड क्या है? जो गोरखालैंड का एक समझ है लोगों में, वो क्या चीज़ है? इसका एक ही मकसद है, बंगाल से अलग एक राजनीतिक व्यवस्था। उसका नोमेनक्लेचर कुछ भी हो, आप गोरखालैंड बोलें या कुछ भी नाम दें, उस दिशा में भाजपा प्रतिबद्ध है। अलग से स्टेट के पक्ष में नहीं है भाजपा जी, अलग से कोई स्टेट के पक्ष में नहीं है भाजपा। बंगाल से अलग होने का मतलब क्या होता है? अलग सा स्टेट ही होता है। नोमेनक्लेचर कुछ भी हो, मैंने यही तो कहा आपको। और भाजपा ही एक ऐसा दल है जो छोटी छोटी स्टेट के पक्ष में है। तो इसीलिए संभावनाएं वही है। मैं कह रहा हूँ, जहाँ संभावना है हमें वहीं जाना है। कहीं ना कहीं आपका इशारा है कि पीपीएस जो होगी आने वाले समय में, वो अलग राज्य की ओर इशारा कर रही है। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए भी ये भाजपा सरकार को करना जरूरी है, और करेगी। दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ कि बिमल गुरुंग एक कड़ी टक्कर के रूप में भाजपा के लिए खड़ी है। वो सीधे तौर पर कहते हैं कि अब हम भाजपा को उत्तर बंगाल से तहस नहस कर देंगे, क्योंकि वो जिस तरह का जनाधार, वो खुद कहते हैं कि पहले मुझे लगा कि पहाड़ की जनता मेरे साथ उस तरह से खड़ी नहीं होगी, लेकिन जो जनाधार वो देख पा रहे हैं, उस जनाधार का अर्थ वे समझ रहे हैं कि पहाड़ की जनता जैसे पहले उनके साथ थी वैसे अभी भी है। तो क्या भाजपा के लिए जो पहले बीज बो चुका था, उस बीज को उखाड़ फेंकने का काम जो है बिमल गुरुंग करेगी अब? देखिए, मुझे उन पर दया आती है। ये चुनाव कोड ऑफ कंडक्ट लागू होते होते उनके कोई भी नेता शायद उनके साथ नहीं रहेंगे, सब छोड़ देंगे। ये मैं आज बोल रहा हूँ। और जितने भी रहेंगे, मैं बिमल गुरुंग जी का पार्टी को नहीं कहूँगा, क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री के रूप में ममता बनर्जी को देखना चाहती है। अब बाकी और दूसरे पार्टी भी है, कुछ भी है, उनका पकड़ने का जो जड़ है वो टीएमसी है। मैं आपको इतना कह दूंगा, इस बार टीएमसी सिर्फ पहाड़ में नहीं, तराई और डोर्स में भी जमानत जब्त होगी इनकी। उल्टा उधर बिमल गुरुंग कुछ और कह रहे हैं। देखिए, राजनीति में कहना सुनना तो होता है, उनको कहने दीजिए। लेकिन आप एक पत्रकार हैं, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि उनका आगमन, जो फर्स्ट सिलीगुड़ी में मीटिंग हुआ, उसके बाद से आज तक की मीटिंग में
आपको क्या लगता है उनका जनाधार बढ़ रहा है कि घट रहा है? वो तो दिन ब दिन घटते जा रहा है। मैंने कहा तो आपको, कोड ऑफ कंडक्ट तक देखते रहिए क्या क्या होगा। तो उनका जो भ्रम है, आज बिमल गुरुंग जी को एक भ्रम है कि मैं पहाड़ का सबसे बड़ा नेता हूँ। हमने तो चाहा था उनको भारत का, गोरखा का सबसे बड़ा नेता बनाए, ये तो हमारी चाह थी। लेकिन वो चाह पर खरे उतरे नहीं, वो खुद को पहाड़ का नेता समझने लगे। वो इतना बड़ा देश से घटकर पहाड़ में अपना वो वर्चस्व बनाना उनके लिए उचित लगा। लेकिन हद यहाँ तक गुजर जाएगी कि वो पहाड़ का भी नेता नहीं रहेंगे, ये गारंटी दावे के साथ कहता हूँ। आप जो जिस सपने के साथ आप हैं, बीपी बजगई जिस सपने के साथ है, जिस मिट्टी के लिए लड़ रहा है, जिस जाति के लिए लड़ रहा है, आपको क्या लगता है कि आपके मुताबिक जिस जाति के विकास की आप कल्पना कर रहे हैं, जिस मिट्टी के विकास की आप कल्पना कर रहे हैं, उसमें भाजपा जो है कब तक सफल सिद्ध होगी? क्योंकि सामने विधानसभा चुनाव है, 21 का विधानसभा चुनाव है, उसके बाद 24 का लोकसभा भी चुनाव है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 24 तक शायद कुछ हो पाए। क्या ये आपको नहीं लगता है कि अब 24 की ओर इशारा किया जा रहा है? पहले कहा गया 19 में हम देख लेंगे, उसके बाद फिर 24 में कहा जा रहा है कि 24 तक हो जाएगा। क्या बार बार भाजपा की ओर से जो लॉलीपॉप पहाड़ के वासियों को दिया जा रहा है, उस लॉलीपॉप के शिकार फिर से तो नहीं पहाड़ की जनता होंगे? 370 लॉलीपॉप थी, राम मंदिर लॉलीपॉप थी, 3 तलाक लॉलीपॉप थी। अगर वो लॉलीपॉप नहीं है तो उनका संकल्प पत्र में लिखा हुआ गोरखाओं का 2 पॉलिटिकल जो डिमांड है वो भी लॉलीपॉप नहीं है। सवाल ये उठता है कि कब तक? देखिए, कंसीव होने के बाद बच्चा पैदा कब होगा ये तो अपने माँ पिताजी को पता नहीं होता, ये पॉलिटिक्स है, इसको कब तक डेट देना ठीक नहीं है, लेकिन बहुत जल्द होगा। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि इन दिनों जो पहाड़ की राजनीति है, आप भले भांति इससे परिचित हैं, बैक टू बैक जनसभाएं हो रही हैं, गोजुआ 1 गोजुआ 2 की। कल नीरज जिम्बा जी से हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि जीटीए को हथियाने के लिए दोनों जो है इस तरह की जनसभाएं जो कर रहे हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? हमें तो ठीक लग रहा है। ठीक इसलिए लग रहा है कि वो लोग जो कर रहे हैं उससे हमें फ़ायदा हो रही है क्योंकि लोगों को समझ में आ रहा है। आज मुझे लगता है भाजपा को कैंपेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए कैंपेनिंग तो बिमल गुरुंग जी और इधर जीटीए 2 वाले कर रहे हैं। उनका जो मूवमेंट है, पॉलिटिकल मूवमेंट है, इससे लोग समझ रहे हैं कि ये सही नहीं है, सही तो भाजपा है। और ऊपर से देखिए, वो खुद अगर कैंपेनिंग कर रहे हैं और ऊपर से कल से हम भी कैंपेनिंग पर उतर आए तो ये तो और पॉजिटिव बात होगी। तो यानी कि आने वाले समय में भाजपा एक सशक्त राजनीतिक पार्टी तो पूरे विश्व में है ही, साथ ही साथ पहाड़ तराई क्षेत्र में भी एक सशक्त के रूप में उपस्थित होगी, जिस तरह पहले विमल गुरुंग की पार्टी गोजू थी। अवश्य होगी, लेकिन ये जो पहाड़ तराई डुअर्स में जो भाजपा का उपस्थिति होगा, ये अलग से गोरखा एस्पिरेशन के साथ, गोरखा एस्पिरेशन को लेके ये यहाँ पर अपना वर्चस्व वो बनाएगा। पहाड़ की जनता आपको लगती है कि एक बार फिर से उसी तरह का प्यार आपको देगी या फिर भाजपा को देगी? वो तो कल मेरा ज्वाइन करने के बाद मेरा मैसेंजर में, व्हाट्सएप में, फ़ोन कॉल जितना रात भर आया, और अभी सवेरे भी मैंने अभी आपके साथ बैठा तो ये फ्लाइट मोड में करके बैठा हूँ मैं, उसी से पता चलता है कि वो जो विश्वास जनता ने पहले दिखाई थी वो बरकरार है और वो और बढ़ के जा रहा है। और ये आगामी दिनों में जो हमारा काम करने का तरीका होगा, उसमें जो विश्वसनीयता को हम मेंटेन करेंगे, उससे और भी मजबूत होगी विश्वास। मेरा अंतिम सवाल ये कि ये गोजुओं अध्यक्ष विमल गुरुंग और गोजुओं 2 विनय तमांग और अनित थापा का फिर क्या होगा? तब ऐसी राजनीतिक परिस्थिति में आप कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, मैं चाहता हूँ, पहाड़ में एक गलत राजनीतिक संस्कार अभी है। वो ये कि एक आदमी अपने जीवन भर किसी पॉलिटिकल पार्टी में काम करता है, लीडर होता है, बाद में वो वहाँ से उसको उखाड़ फेंकते हैं, फिर उसमें पहाड़ में लौटने नहीं देते हैं उनको, जैसे घिसिंग को लौटने नहीं दिया।
किसी के बीबी को डेड बॉडी को ले जाने नहीं दिया। अभी बिमल गुरुंग को पहाड़ में अपना फिर पैर रखने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, झुक कर आना पड़ रहा है। कल लोग सोचेंगे कि विनय अनित जी के साथ भी ऐसा ही होगा, या परसों कोई तीसरा नेता निकलेगा उसके साथ भी यही होगा। हम ये नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि कोई भी लीडर पहाड़ पर देखिए जब काम कर चुका है तो उसका बुढ़ापा अपने आंगन में बीतना चाहिए, उसका बुढ़ापा अपने घर में, मतलब अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ हंसी खुशी के साथ बिताना चाहिए। तो वो माहौल, एक राजनीतिक संस्कार को इस्टेब्लिश करना है पहाड़ में। और दूसरी बात यह है कि आप देखिए आज एक भयपूर्ण वातावरण पहाड़ में। अब शाम को मतलब सूरज ढलने के बाद खुले मन से घूम नहीं पाएंगे आप पहाड़ में। एक ऐसा माहौल तैयार, ये तो पॉलिटिकल गुंडागिरी की वजह से हो रहा है, तो एक ऐसा माहौल तैयार करना है, एक ये पॉलिटिकल गुंडागिरी को टोटली ख़त्म करना है। ख़त्म करके एक अच्छे घराने के लोग, अच्छे संस्कार के लोग हो या कहीं दूर से आए हुए टूरिस्ट हो, रात के 11 बजे भी फ्री माइंड में पहाड़ों पर घूम सके। तो इस तरह का एक वातावरण हमको पैदा करना है। तो उस लिहाज से देखिए उनका क्या होगा जो प्रश्न था, मेरे ये सारे आंसर के ऊपर आप समझ गए होंगे कि हारना निश्चित है उनका, लेकिन वो अपने आंगन में अपने परिवार के साथ मतलब भली भांति एक अच्छा लाइफ व्यतीत कर पाएंगे। ऐसा वातावरण हम उनको देंगे। इन दिनों पहाड़ की यात्रा पर आप जाएंगे तो पहाड़ की जनता को, ख़ास तौर से तराई डूअर्स की जनता जो आपके प्रेमी हैं, आपके विचार के प्रेमी हैं, आपकी नीति के प्रेमी हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो उनको मिलके भी कह रहा हूँ मैं बहुत कुछ। मैं इस बार ये देखिए, मैं सिर्फ पहाड़ तराई और डूअर्स के नहीं, पूरा भारतीय गोरखा को मैं आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ। एक भ्रम फैलाया जा रहा है अभी। भ्रम ये है कि भाजपा पहाड़ में आने पर क्षेत्रीयता नष्ट हो जाएगी, ये क्षेत्रीयवाद नहीं रहेगी राजनीति में। तो क्या है ये क्षेत्रीयवाद? आज भारत जब स्वाधीन हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, तब भी गोरखाओं का एक क्षेत्रीय पार्टी था। आज तो कई है। तब से लेकर आज तक क्षेत्रीय पार्टी ने क्या दिया गोरखा को? कहाँ पर खड़ा होने का मौका दिया? कुछ भी नहीं दिया। तो भाजपा क्षेत्रीयतावाद खत्म करेगा ये मानता नहीं हूँ मैं, क्योंकि भाजपा दार्जिलिंग में लीडर तो चेन्नई से नहीं लेके आएगा, वो लद्दाख से लेके नहीं आएगा। तो यहीं का लोग को, हम ही लोगों को लीडर बनाएगा, हमारे ही बीच से लीडर बनाएगा। तो जो क्षेत्रीय एस्पिरेशन है उसको बचाने का काम तो यहाँ का क्षेत्रीय लीडर का रहेगा, जिसको यहाँ पर भाजपा प्रतिस्थापित करेगा। तो इससे क्षेत्रीयतावाद खत्म नहीं होगी। बस ये क्षेत्रीयतावाद के राग अलापने वाले कुछ दोस्तों को मैं मीडिया में अभी देख रहा हूँ। कई तो इस क्षेत्र में रहते भी नहीं है, बहुत दूर रहते हैं, 1000 किलोमीटर दूर रहने वाले भी अभी यहाँ आके क्षेत्रीयतावाद की बात कर रहे हैं। लेकिन उनको मैं एक चीज़, मैं पब्लिक को, जनता को कहना चाहूँगा कि 5 साल तक वो क्षेत्रीयतावाद की बात करने वाले कहाँ छुप के बैठते हैं, और चुनाव के वक्त ये क्षेत्रीयतावाद की बातें कहाँ से आती है? देखिए, अगर उनको क्षेत्रीयतावाद को स्थापित करना है, प्रतिस्थापित करना है, तो 5 साल जनता के साथ लगे रहिए ना। किसने उनको मतलब बाधा दिया है? वहाँ पर नहीं दिया है। तो लगे रहने पर हमारा भी उनके ऊपर विश्वास हो जाता है। कल को हो सकता है हम भी उनको नेता मान लें, उनके ऊपर मैं भरोसा कर सकूं। तो ये इन्वायरमेंट पहले देना चाहिए। इसीलिए कई तरह की अफवाहें फैलती है। मैं जनता को आग्रह करता हूं कि अफवाह पर मत जाइए, हकीकत पर जाना है हमें। और गोरखा एस्पिरेशन प्योरली पॉलिटिकल डिमांड है। जो डिमांड राज्य सरकार के हाथ में नहीं है, केंद्र सरकार के हाथ में है। तो केंद्र में जो सरकारें बनती है उनके ऊपर भरोसा हमारे लिए लगता है गोरखाओं का ये सबसे उचित निर्णय रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बीपी बजगे जी, हमसे बातचीत करने के लिए। तमाम मुद्दों पर हमने उनसे चर्चा की। इसी तरह की तमाम एक्सक्लूसिव मुलाकातों के लिए अब लगातार बने रहिए सन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।